Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूनिट नंबर 2 जिसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो उसका वन शॉट वीडियो देखा था राइट। उसमें मैंने आपको पूरा जो भी फॉर्मूलाज है परम्यूटेशन क्या होता है कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज देन सम्स रिलेटेड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है सब कुछ बताया था आपको डिटेल में। एंड यूनिट नंबर 2 का जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर आपने यूनिट 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स का वीडियो नहीं देखा है या यूनिट 2 का permutation combination नहीं देखा, if you want to see that video then you can check the link in the description box for the same. and also ये जो PPTs हम explanation में कर रही हूँ उसका भी PPT का link is there in the description box, you can check that out for your notes. Okay, so now this video contains the concepts such as there are only two concepts in linear programming problem. एक है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, मतलब LPP के इक्वेशंस कैसे बनाने हैं, एंड दूसरा टॉपिक क्या है उसको सॉल्व कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। So as you can see, linear programming is used to find the best or optimal solution to a problem. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको डिसीजन मेक करना है, यू वांट टू डिसाइड समथिंग, you want to make a decision, okay, about how best to use a set of limited resources to achieve a target goal of objectives. मतलब कुछ तो हमारा डिसाइडेड है ऑब्जेक्टिव, उसका उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा, कुछ मेरे पास ऑप्शंस होंगे, उसमें से बेस्ट सूटेबल डिसीजन क्या होगा वो हम मैथमेटिकली ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, उसी को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। Linear programming problem is the problem of optimization. Optimization is a very important word here. Okay, optimization का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मतलब आपको ऑप्टिमाइजेशन करने बोलेंगे जहाँ पे या तो आप मैक्सिमाइजेशन करोगे और मिनिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन। व्हाट डू मीन बाय लीनियर एक्सप्रेशन, इन अ सर्टन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होंगे जैसे एक्स हो गया, ए बी के फॉर्म में होगा, या एक्स वाई जेड के फॉर्म में होंगे वेरिएबल्स, वो लीनियर एक्सप्रेशन होंगे। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब क्या, एक्स का पावर 1 होगा, जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके पावर्स 1 होंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ नहीं आना वाला, बेसिक सिंपल लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे जहाँ पे वेयर द वेरिएबल्स आर टू सेटिस्फाई सम कंडीशन। तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ी कुछ उस वेरिएबल्स को। सो कंडीशंस को क्या बोला है, एलपीपी में टर्म दिया है कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज होंगे और इक्वेशंस होंगे। इन इक्वेशंस मतलब क्या, इक्वल टू की साइन होगी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा, इक्वल टू की साइन होगी। इनइक्वालिटीज में क्या हो गया, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, देन लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब साइन को बोलते हैं इनइक्वालिटीज। सो अगर ये साइंस भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, लीनियर एक्सप्रेशन दिया होगा जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑप्टिमाइजेशन है, या तो मैक्सिमाइजेशन करना है या तो मिनिमाइजेशन करना है। एंड कुछ कंडीशंस ये होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है। सो वो कंडीशंस को बोला है कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स वेयर द यूनिट्स आर टू बी मिनिमाइज। मतलब अगर मेरी फैक्ट्री है, मुझे कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, बेंचेस बनाने, तो बेंचेस बनाने के लिए मैं क्या चाहूँगी कि अगर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं कम से कम दाम में वो बेंच को बना सकूँ, राइट। सो आई वॉन्ट द प्राइस, द कॉस्ट ऑफ अ बेंच टू बी मिनिमाइज, सबसे जितना लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है वो अलॉन्ग विद द क्वालिटी, राइट। सो मिनिमाइजेशन कब करेंगे हम, जब हमें कॉस्ट दिया होगा उसको मिनिमाइज करना है। ओके, कॉस्ट ऑफ सम आइटम्स वुड बी गिवन एंड वी हैव टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट। एंड मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब हमें प्रॉफिट
जो मुझे बेंचेस सेल करके मिलेगा वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लॉस में तो मैं सेल करूँगी नहीं। सो प्रॉफिट्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए। एंड कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सब मिनिमाइज होना चाहिए। So that is why the two optimizations, maximization and minimization. Now what is the objective function? Objective function मतलब मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, मेरा मेन एम क्या है क्वेश्चन का, मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड होगा, जो भी आपको वेरिएबल्स दी होंगी, जैसे मैंने ऊपर वेरिएबल्स की बात की। सो एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब मैंने बताया ही था आपको भी, ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो देखोगे यहाँ पे x एंड y आर वेरिएबल्स, सो जिसका पावर 1 है, एंड इट इज़ लीनियर। और x का कुछ तो कोएफिशिएंट है, y का कुछ कोएफिशिएंट है b, which are nothing but scalar numbers, okay, is used to represent and solve optimization problems in linear programming. So optimization objective function क्या है, it is basically ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब हमारा मेन गोल क्या है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो उसको लिखते कैसे हैं, z इक्वल्स टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिफाइंड एज z, ओके, एंड वो क्या होगा, x एंड y वेरिएबल्स या फिर a b c जो वेरिएबल्स आप लिखोगे उसके टर्म्स में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अभी हमने डेफिनेशन तो एग्जैक्टली देख लिया था। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन होगा जिसमें कंस्ट्रेंट्स होंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर। सो इसमें सबसे पहले ये जो मैक्सिमाइज दिया है, दैट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ये z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट मतलब सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस दिए हैं। क्या क्या कंडीशन है, 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, ये दोनों कंडीशंस दिए हैं। सो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है ना, लेस देन इक्वल्स टू की साइन है, वैसे है ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन भी हो सकती है, तो इसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मीन्स कंडीशंस, ओके। एंड द लास्ट टू कंडीशंस, x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, x1 और x2 का जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो x1 y1 है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। अब नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये जो x1 y1, ये अगर हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं या मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, तो ये कोई चीज़ का कॉस्ट होगा। कॉस्ट इज कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो x1 y1 जो भी आप वेरिएबल्स डिसाइड करोगे वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, उसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले देखते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होता है। आपको क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में एग्जांपल में मैक्सिमाइजेशन दिया है, वैसे ही सेम हो जाएगा, मिनिमाइजेशन करके दे देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स है, लेट्स सी दो स्टेप्स। स्टेप्स टू सॉल्व एलपीपी प्रॉब्लम, ओके। सो फर्स्ट क्या है, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स ग्राफिकली। मतलब ये जो आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, कौन से कंस्ट्रेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट, इसको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, लोकेट द फिजिबल सोल्यूशन रीजन। सो उसके बाद फिजिबल रीजन सोल्यूशन लोकेट करना है, देन आइडेंटिफाई ईच ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फ्रॉम द ग्राफ और बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। फिर आगे आगे स्टेप्स देखते हैं हम एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, वी विल टेक वन प्रॉब्लम एंड फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स ग्राफिकली। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया था वही सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे। सॉल्व ग्राफिकली द एलपी प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइजेशन, मतलब ये मेरा क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके।
क्या करना है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, दो कंस्ट्रेंट्स दिया है एंड ये क्या है, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब x1 y1 का जो भी आपको वैल्यू आएगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव हुआ दैट मीन्स योर आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स ग्राफिकली। तो ये जो दोनों कंस्ट्रेंट्स दिए, मतलब ये दोनों, इसको ग्राफिकली प्लॉट करें। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे पता है, सबसे पहला स्टेप, ये जो इन इक्वेशन है उसको साइड में रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको अगर ये इक्वेशन हुआ सपोज 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15 अगर होता, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया होता आपको, अगर ये ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप ले लोगे x1 x2 एंड x1 कॉमा x2, मतलब मुझे ग्राफ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है तो मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स। सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके मैं ट्राई करूँगी कि मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स मिले, ठीक है, दैट इज़ माई एम। सो वॉट आई विल डू ना, सबसे ईजी स्टेप क्या करना होता है, x1 का वैल्यू एक बार 0 ले लो और एक बार x2 का वैल्यू 0 ले लो और कंस्ट्रेंट्स चेक कर लेते हैं। सो व्हेन x1 इज 0, यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, व्हेन x1 इज 0 5x2 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। सो दिस मीन्स दैट x2 का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 3। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 0,3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जब x2 का वैल्यू 0 है, मतलब जहाँ पे x2 है इक्वेशन में वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दो। सो क्या हो जाएगा, 3x1 इक्वल्स टू 15, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 5। सो मुझे x1 का वैल्यू मिल गया 5। सो द कोऑर्डिनेट वुड बी 5,0. Now let's see the next equation, 5x1 plus 2x2 इक्वल्स टू 10। पहले हम क्या करेंगे ना, दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं फिर साथ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग, टेबल में फिल करना है तो पहले x1 को 0 ले लो, देन x2 को 0 लेके देखते हैं। सो व्हेन x1 इज 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 2x2 इक्वल्स टू 10, क्या मिलेगा मुझे, 2x2 इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स x2 इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5। सो 0,5 इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ना जब ही x2 इज 0, x2 इज 0, so we will get 5x1 equals to 10. So x1 equals to 10 divided by 5 which is 2. So we got 2,0. Now this coordinates I'll plot it on a graph, ठीक है। So first equation के लिए plot करते हैं। Yeah. You can see the coordinate axis. So coordinate axis mostly we are going to plot in using the first quadrant, इसलिए second, third quadrant, fourth quadrant I am not showing you on. So let's plot it. First क्या plot करना है, first point is 0,3 and 5,0. So 0,3, the 0 on the x-axis and 3 on the y-axis. Then 5,0 बोला तो 5 on the x-axis and 0 on the y-axis. So these are the two coordinates. Let's join them together. Sorry.
ओके, ये दोनों मिल गए मुझे ना। ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? 3x1 प्लस 5x2। 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15। अगर इक्वल्स टू छोड़ेंगे तो हमने क्या था ओरिजिनली इन इक्वेशन? लेस देन इक्वल्स टू 15। ठीक है ना। लेट्स ड्रॉ द सेकेंड कोऑर्डिनेट। Second is what? 0, 5 and 2, 0. 0, 5 so on the y axis and 2, 0 on the x axis. So इससे एक और लाइन जाएगी. Let's draw that line. So the graph of this two constraints is as follows. I have directly pasted it over here. So we were plotting the 2 points as given here and उसका equations लिखा है. ठीक है. Then what next we have to do over here is that सबसे पहले कोई भी चीज़ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो then you need to write the scale. Okay. तो scale कैसे आएगा? Scale on both the axes you have just taken 1 centimeter as 1 unit. So on scale 1 centimeter equals to 1 unit on both axes. ठीक है, इतना लिखना है. Then what next we have to do over here is that क्या करना है आपको? सेकेंड स्टेप देखते हैं. लोकेट द फिजिबल सोल्यूशन रीजन. क्या करना है? लोकेट the feasible solution region. Now what is a feasible solution? I have given the definition also. The region from which every point will satisfy all the given inequalities for the which the region is formed. So जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया आपने दो इनइक्वेशंस यूज़ किए होंगे. ठीक है. सो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो बीच में एक रीजन बन रहा है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए वो रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन. नाउ हाउ टू एग्जैक्टली फाइंड फिजिबल रीजन? तो इसके लिए जब आपने क्वेश्चन में आपको लेस देन इक्वल्स टू ये सब जो इनइक्वालिटीज़ है लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू उसका यूज़ करना है. ठीक है. क्या बोला है? लेस देन इक्वल्स टू. सो कभी भी रिमेंबर दिस. हाँ, लेस देन इक्वल्स टू अगर हमने बोला कि लेस देन इक्वल्स टू देन वी विल टेक द फिजिबल रीजन towards origin. Okay, and greater than equals to 0 बोला, so we will take it opposite of origin. इतना ये ध्यान में रखो. This is very important for finding the feasible region. Okay, so अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर फर्स्ट कंस्ट्रेंट की मैं बात कर रही हूँ, क्या है फर्स्ट कंस्ट्रेंट? 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 15. सो इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा क्योंकि वो लेस देन इक्वल्स टू 15 दिए. मतलब क्या?
ये जो ग्राफ है और यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, तो इसके पास आ रहा है, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0. सो ऐसा कुछ आएगा आपका ग्राफ. ओके, दिस साइड इज द फिजिबल रीजन एंटायर. अगर मैं आपको बताऊँ, ये पूरा साइड इज द फिजिबल रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी. ठीक है, अब सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं. सेकेंड इनइक्वालिटी क्या दिया है? It is 5x1 plus 2x2 is less than equals to 10. So less than equals to 10 बोला है. Again it is less than equals to, so उसका फिजिबल रीजन वुड बी टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये डायरेक्शन में रहेगा, राइट. अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये. सो पहले जो मैंने ड्रॉ किया था ये सेकेंड का है. फर्स्ट का फिजिबल रीजन इज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट. सो इनके बीच का दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है? दैट इज द कॉल्ड एज फिजिबल रीजन. सो हम इसको इरेज करके आई विल शो यू व्हाट इज द कॉमन रीजन ओवर हियर. इतना पार्ट वुड बी द कॉमन रीजन. ठीक है, इसके लिए इतना आया, उसके लिए उतना आया. सो देन दैट सेंटर, ये जो बीच में छोटा सा पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? Visible region. Now after finding visible region, what is the next step? तो visible region हो गया. Identify each of the corner points. क्या करना है हमें? सारे corner points को find out करना है of the visible region from the graph. तो ग्राफ से देख के अगर आपको वो कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू पता चल रहा है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं पता देन व्हाट यू विल डू, यू विल सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, तो अभी देखते हैं ये जो फिजिबल रीजन है इसकी कॉर्नर पॉइंट्स कौन से. एक तो ये ए कोऑर्डिनेट है, इसका वैल्यू हमें पता ही है, हमने बनाया था. तो दैट वाज 0,3. सो ए कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला? ए इज 0,3 पॉइंट ए. देन और कौन सा मिल रहा है? 0.0 विच इज़ नथिंग बट ओरिजिन. सो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0. देन ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ई. सो पॉइंट ई, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 0 ऑन द वाई एक्सिस. सो 2,0. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट, बट इसका वैल्यू नहीं पता है. सो व्हाट वी विल डू, ये अगर आप देखोगे दिस इज द लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द गिवन लाइन्स विच वी हैव ड्रॉन. जो हमने दो लाइन्स ड्रॉ किया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. मतलब उसको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट सी. ओके, सो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है? क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को लोगे. व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 10. दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सो साइमल्टेनियसली इफ आई सॉल्व ऑन दिस सेम पेज इट वुड बी लिटिल कंजेस्टेड. तो यहाँ पे सॉल्व करते पीछे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखूँ, फर्स्ट इक्वेशन दिस इज माय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 क्या है? 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 10. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स. ठीक है, वन इज सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रेमर्स रूल. जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे सिंप्लीफाई करा. आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ओके, एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा? 3x है, यहाँ पे 5x1 है. ठीक है, सो फर्स्ट वाले इक्वेशन को इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सेकेंड इक्वेशन को इफ आई मल्टीप्लाई बाय 3,
सो ये दोनों की जो x1 के कोएफिशिएंट्स है सेम हो जाएंगे, 15 हो जाएगा. Then we can subtract both the equations. So what we will do, multiplying and then subtracting equations. What we will get, first equation से क्या हो गया था, 3 multiplied by 5, so 15x1 plus 25x2 equals to 15 5 are 75. Then 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 15x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 30. सब्ट्रैक्ट कर दो. So when you're subtracting any two equations, all the terms will sign will change. So 15 minus 15 0 हो गया. 25 minus 6, so that is 19x square x2 sorry, and 75 में से 30 गया, that is 45. So x2 का value we got 45 by 19. ठीक है. एंड x1 का वैल्यू, अभी x1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, वी हैव टू इक्वेशन, उसमें से किसी में भी एक में सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर द सेकेंड वन. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 इज व्हाट, 3x1 प्लस 5 टाइम्स 45 अपॉन 19 इक्वल्स टू 15. सो इसमें क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 3x1 प्लस क्या करोगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 45. सो 5 5 आर 25, 2 कैरी ओवर हो गया, 5 4 आर 20 एंड 2 22 अपॉन 19 इक्वल्स टू 15. फिर क्या करोगे, 3x1 इक्वल्स टू 15 माइनस 225 अपॉन 19, उसका सिंप्लीफिकेशन, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 19 करोगे, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, 15 मल्टीप्लाइड बाय 19 आई गॉट 285 माइनस 225 करोगे, यू विल गेट 60 एज द आंसर. सो 60 अपॉन 19 यू विल गेट. इसको फर्दर ये 3 को भी सिंप्लीफाई कर दोगे, यू विल गेट x1 एज 3, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देयर इट विल गो एंड गेट डिवाइडेड. सो 60 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 20. So 20 upon 19. ओके, x1 का वैल्यू आया 20 अपॉन 90, x2 का वैल्यू आया 45 अपॉन 90. सो पॉइंट C विल बी 20 by 19 and 45 by 90. ओके, इतना हो गया, हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, स्टेप नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड करना है, बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट. तो जो हमने कॉर्नर पॉइंट से करे, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले, चारों के कोऑर्डिनेट्स वी विल ट्राई टू पुट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, लेट्स डू दैट. सो पॉइंट A के लिए हम फाइंड करते हैं z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू क्या मिलता है. सो इसमें क्या करोगे, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 5x1 प्लस 3x2. ओके, सो 5x1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स 3, 3. सो एट पॉइंट A z वैल्यू इज 9. देन पॉइंट B पे फाइंड आउट करते हैं. पॉइंट O पे इट इज 5 times 0 plus 3 times 0 which is 0. Then point E पे फाइंड आउट करते हैं, 5 times 2, then 3 times 0 10. इसके लिए कितना आ जाएगा, 5 times 20 by 19 प्लस 3 times 45 by 19. इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना हो जाएगा, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 13.
अपॉन 19. सो इसको एडअप किया तो यू विल गेट 2 3 5 बाय 19. ओके, ना हमने वी हैव फाउंड आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू फॉर ऑल द 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट स्टेप इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन बोला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, देन व्हाट यू विल डू. द ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब बेस्ट सोल्यूशन क्या है, occurs at that corner point which gives the highest value. so ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर हाईएस्ट वैल्यू जो दे रहा है दैट वुड बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन. अगर मिनिमाइजेशन इज द केस देन लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल इज द ऑप्टिमल चॉइस. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन सेज मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज z. ओके, सो हियर इफ यू सी पॉइंट ए के लिए इट इज़ 9 0 10, देन इसके लिए 235 अपॉन 90. दिस इज द हाइएस्ट वैल्यू. करेक्ट. सो पॉइंट सी पे वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. सो दैट इज आर ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो हाउ यू विल राइट दिस, z. ओके, z is मैक्सिमम. कितना मैक्सिमम है, 235 अपॉन 19 एट पॉइंट सी. एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे कि x1 का वैल्यू मुझे आंसर में क्या मिला, x2 का वैल्यू क्या मिला. सो x1 आई गॉट 20/19, x2 I got 45/19. This is the optimal choice for the answer. Okay, so आपको इतने सारे steps करने पड़ेंगे which is for 5 marks. Now let's do one more problem on this type. Next question क्या है, minimization है. Okay, minimization में this is the objective function, constraints दिया है. So simply constraints use करके आप सबसे पहले क्या करते हो, you try to find coordinates. Okay, so I am writing the two constraints over here. क्या करना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. वहाँ पे x1 y x2 था, x1 x2 था. क्वेश्चन में आपको x y के फॉर्म में भी दे सकते हैं. इट इज़ नथिंग डिफरेंस, सिर्फ x कोऑर्डिनेट और दूसरा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट. ठीक है, देन लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है, x एक बार 0 अज्यूम कर लो, एक बार y 0 अज्यूम कर लो, ईजी हो जाएगा. Now let's find the points. So for the first one, अगर x का वैल्यू 0 है मतलब 4x वाला पार्ट 0 हो गया, what you will get, y equals to 45/6 when x equals to 0. करेक्ट. बट 45/6 इसको मुझे प्लॉटिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में. सो इसको सिंप्लीफाई करोगे, 45/6 6 से डिवाइड करो, 6 7 सा 42, देन 3 बचा तो 6 5 सा 30, तो 7.5. तो व्हेन x is 0 y is 7.5. दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हेन y is 0. सो व्हाट यू विल गेट, 4x is equals to 45. That means x is equals to 45/4. Again let's divide, 4 1s are 4, 4 1s are 4, then 1 बचा 4 2s are, then again you got 2, then 5 times. करेक्ट. सो सेकेंड के लिए वैल्यू मुझे कितना मिला, 11.25. देन सो द कोऑर्डिनेट वुड बी 11.25, 0. सो इसमें 11.2 पे या 11.3 पे आपने कोऑर्डिनेट बनाया तो भी इट्स फाइन. नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड इक्वेशन, इसमें x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 6. सो दैट मीन्स y इक्वल्स टू 6/3, तो 2 आ जाएगा. फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 2. सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, व्हेन y इज 0, सो इट वुड बी 2x इज इक्वल्स टू 6. सो x वुड बी 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3. सो सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 3, 0. नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, आफ्टर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स वी विल प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. ओके, सो मैंने ग्राफ पे ऑलरेडी प्लॉट करके दिखाया है, यू कैन चेक दिस ग्राफ.
सो व्हाट यू विल डू हियर, ये एक कोऑर्डिनेट आपको मिला और लाइन मिला, ये सेकेंड लाइन मिला, इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग ओवर हियर, ओके। एंड अभी देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू फाइंड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू चेक द साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या लेस देन इक्वल्स टू है। सो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब क्या बताया था मैंने, इट वुड बी, द फिजिबल रीजन वुड बी अपोजिट to origin, opposite of origin. And if it is less than equals to 0 or less than equals to something, so towards origin. So if you see in the second question, the first one लेस देन इक्वल्स टू, ये आपको कहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आपको अपोजिट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज द लाइन, सो ये बाहर की तरफ जाएगा इसका फिजिबल रीजन, दिस इज द फिजिबल रीजन, मतलब entire this thing is the visible region, okay। what about the second one, towards origin, towards origin मतलब क्या, it would, यहाँ पे लाइन है, so it would be towards origin, okay, मतलब this side. So if you understand, both the lines have visible region which is opposite to each other, मतलब there is no common visible region between them, right। तो अगर no common visible region है, so ये ऐसे क्वेश्चन में आप लिखोगे there is no visible solution, or you can write region for the given inequalities, so no solution for this graph, अंडरस्टूड ना। अभी क्वेश्चन में ये ऐसा कब आएगा या फर्स्ट वाला कब आएगा, कैसे फाइंड आउट करना है। सो अगर आपको ग्राफ ऐसा मिल रहा है, देन यू विल राइट नो सोल्यूशन, नो फिजिबल रीजन। सो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच आई हैव गिवन ओवर हियर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड बेटर। टाइप्स ऑफ ग्राफ, फर्स्ट क्या है, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, देर आर टोटल 4 टाइप्स। यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब क्या, यूनिक मतलब क्या, देर इज ओनली वन वैल्यू। सो इफ़ यू सी दिस टाइप ऑफ ग्राफ, यहाँ पे जब आप मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइंड आउट करोगे, ये तो एक तो फिजिबल रीजन मिल गया, फिजिबल रीजन में देर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4, सी बी ए एंड ओ। सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स के जेड के वैल्यूज फाइंड आउट किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, एंड इट इज़ मैक्सिमाइजेशन था क्वेश्चन में, तो वी गॉट वन वैल्यू। सो अगर एक ही वैल्यू मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है, सो देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। नाउ सेकेंड टाइप इज मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, आपको फिजिबल रीजन मिलेगा, देन फिजिबल रीजन के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस फाइंड आउट करोगे कॉर्नर पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करके, व्हाट यू विल गेट मोर देन two values, two or more than two values for maximum z. So here what is the reason, maximum z equals to 24, which is achieved at both the points b and c corner points. लेकिन it is not only achieved at b and c, अगर आप ग्राफ देखोगे and if you try to find out any of these points on this line, all points will have the same value, ठीक है। सो सच अ टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप आपको ज़्यादा आता है क्वेश्चन में बेसिकली, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग 2 आर इम्पॉर्टेंट, ओके। बाकी के 2 कौन से हैं, अनबाउंडेड सोल्यूशन एंड नो फिजिबल सोल्यूशन। अब अनबाउंडेड कब बोलोगे, जैसे ऐसा टाइप का ग्राफ हो, मतलब क्या, आपको कॉमन फिजिबल रीजन तो मिल गया, मतलब जैसे अगर फर्स्ट ग्राफ है, इट इज़ अपोजिट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये वाला ग्राफ भी अपोजिट ऑफ ओरिजिन है, थर्ड लाइन का भी इट इज़ अपोजिट ऑफ ओरिजिन, मतलब दे हैव अ कॉमन फिजिबल रीजन, करेक्ट, उनका कॉमन एक रीजन मिल गया फिजिबल रीजन, बट उनके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, एक ये ए पॉइंट यहाँ पे मिला, बी पॉइंट यहाँ पे मिला, सी पॉइंट यहाँ पे मिला, डी पॉइंट यहाँ पे मिला, देन
यू कैन फाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ दिस कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएंगे 35, 28, 21, 27. बट अभी ये क्या है, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन करना है, ओके, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. सो अगर आप देखोगे दिस ग्राफ इज एक्सटेंडिंग अहेड, मतलब उसका कुछ बाउंड्री नहीं है मैक्सिमम पॉइंट्स का. सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन विच इज अनबाउंडेड. उसका कुछ बाउंड्री नहीं है, तो उसके वैल्यूज हायर वैल्यू कितना हो सकता है वो नहीं पता. So the value of objective function which will be more than the value of this 4 corner point, जो हमें maximum मिले उससे भी और ज़्यादा होंगे. So the maximum value of the objective function in such a case would occur at the point infinity. ठीक है, so इसमें अब क्या बोलोगे, ऐसा क्वेश्चन होगा तो अनबाउंडेड सोल्यूशन इफ मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन में बोला है. तो अगर मिनिमाइजेशन है तो इसमें से लोएस्ट वाले कॉर्नर पॉइंट है उसमें एक लोएस्ट वाला तो मिल ही जाएगा. जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के लिए होगा तो दिस वाज द ऑप्टिमल चॉइस 21 वाला. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा भी है, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज वी कैन स्टिल फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन इवन इफ द इट इज़ अनबाउंडेड, मतलब उसका कुछ बाउंड्री नहीं, बट दैट इज फॉर मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नो फिजिबल सोल्यूशन, जिसका अभी हमने ग्राफ देखा था. No common feasible region generated by two constraints together, that is we cannot identify even a single point satisfying the constraint. तो constraints के लिए even एक single point भी intersection में नहीं मिल रहा है मुझे. ठीक है, so that is no feasible solution. Now this was the first part of this topic. First part, that is graphical pointing of the LPP problems. Now अभी ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया उसके लिए हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में LPP क्वेश्चन दिया था. मिनिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज गिवन, कंस्ट्रेंट्स वेर गिवन, रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट्स वेर गिवन, नॉन नेगेटिविटी वाले. नाउ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा. फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP. ओके, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इसमें क्या करना होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, वो वर्ड प्रॉब्लम समझ के यू नीड टू फॉर्मुलेट, मतलब आपको लीनियर इनइक्वालिटीज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब खुद बनाने पड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन ऑफ LPP. सो एग्जाम में आपको या तो ग्राफ ड्रॉ करने आएगा या तो ये आएगा. ठीक है, सो दिस इज यूनिट 2. तो यूनिट 2 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट भी है. सो दैट वुड बी इधर फॉर 15 मार्क्स एंड ये 10 मार्क्स के लिए अगर होगा. सो एक LPP ग्राफिकली सोल्यूशन के लिए आएगा और एक फॉर्मुलेशन के लिए आएगा. ठीक है, तो फॉर्मुलेशन के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स वुड बी गिवन. ओके, एंड दिस आर द सर्टन पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इन एवरी LPP सर्टन डिसीजंस आर टू बी मेड. हमें कुछ तो डिसीजन, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा LPP का. सो दिस डिसीजंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसीजन वेरिएबल्स. क्या बोलते हैं उनको, डिसीजन वेरिएबल्स. So this decision variables are those quantities whose values are to be determined. मतलब ऐसे वैल्यूज जिसका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, ऐसे वेरिएबल्स का वैल्यू जिसका फाइंड आउट करना है, दोज आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स. सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स एंड डिनोट देम यूजिंग द वेरिएबल्स x1, x2 या x3 और xyz के फॉर्म में. ठीक है, सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. पहले वेरिएबल्स डिसाइड करो, वेरिएबल्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के बाद क्या करना है, वी नीड टू फाइंड वेदर इट इज़ कौन सा ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन करना है या मिनिमाइजेशन करना है. तो मैक्सिमाइजेशन के लिए मोस्टली यू वुड बी गिवन प्रॉफिट्स, या मिनिमाइजेशन करना है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. ठीक है, देन मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डन. नेक्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, एंड उसको इक्वालिटीज़ भी हो सकती है या इनइक्वालिटीज़ भी हो सकती है. देन नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, तो जो हमने डिसीजन वेरिएबल्स लिया है वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं, वो उसका कंस्ट्रेंट लिखना है. जैसे कि अगर XY है तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन. बिकॉज वी आर वॉट एवर वी आर टेकिंग वुड बी इधर प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट होगा कोई चीज़ का, सो इट वुड बी इन रुपीज़. रुपीज़ कैन नॉट गो इन नेगेटिव. Right, so let's see one problem related to it. Now let's read the question and understand what it is saying. Two
different kinds of food A and B are being considered to form a weekly diet. तो हमें क्या करना है, वीकली डाइट बनाना है एंड दो तरीके के फूड्स को कंसिडर किया जा रहा है, फूड ए एंड फूड बी. द मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट मतलब हमारी बॉडी के लिए कुछ मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट्स होंगे कि इतने ही फैट्स जाने चाहिए बॉडी में, इतने ही कार्बोहाइड्रेट्स जाने चाहिए या इतने ही प्रोटीन्स जाने चाहिए. सो उसका वैल्यूज दिया है. और अभी फूड ए है, दिस इज ए, ओके, फूड ए, उसके अगर 1 kg आप कंसिडर कर रहे हो, इट हैज़ 5 यूनिट्स ऑफ फैट्स, 15 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. एंड अगर फूड बी देखोगे तो 7 यूनिट्स ऑफ फैट्स, 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 9 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स इज गिवन. सो एंड वी नीड टू फाइंड द प्राइस ऑफ फूड. द प्राइस ऑफ फूड ए इज ऑल्सो गिवन, 4 rupees per kg and that of food B is rupees 3 per kg. ठीक है, तो फूड ए का प्राइस दिया, फूड बी का प्राइस दिया. व्हाट वी नीड टू डू, फॉर्म द एलपीपी प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट. मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइजेशन करना है, किसका मिनिमाइजेशन करना है, कॉस्ट. कॉस्ट किसका किसका दिया है, फूड ए, फूड बी. यही हो गया डिसीजन वेरिएबल्स. फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स. सो यही हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है. सो व्हाट वी विल राइट, लेट x1 kg of food A and x2 kg of food B be the weekly diet. ठीक है. सो अभी सेकेंड स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो क्या बोला है, x, अगर x 1 kg का प्राइस है 4 रुपीज़, तो अगर x1 kg है फूड ए का, सो कितना हो जाएगा प्राइस, 4 टाइम्स x1. बी फूड के लिए कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x2. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे मिलेगा मुझे, 4 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2. ओके, दिस इज माई z. अभी क्या करना है क्वेश्चन में, ऑप्टिमाइजेशन फाइंड आउट करना है. क्या बोला है, मिनिमाइजेशन. सो व्हाट विल बी माई दिस, मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2. नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी नीड टू फाइंड द कंस्ट्रेंट्स. सो एलपीपी कैसे बनेगा, द एलपीपी इज मिनिमाइज z इक्वल्स टू दिस, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हमें कंस्ट्रेंट्स अभी डिसाइड करना है. सो अभी x1 x2 ये जो फूड के बारे में बात हो रही थी, उसके कुछ कंडीशंस दिए. सो लेट्स राइट इन टैबुलर फॉर्म. फूड ए क्या है, x1 वाला वैल्यू, फूड बी x2, उसका पहले वीकली रिक्वायरमेंट दिया है, राइट. वीकली रिक्वायरमेंट किसका दिया है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. करेक्ट. सो फैट्स का कितना दिया है, फैट्स का बोला है फूड ए में कितना है, 5 यूनिट्स, 15 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. 1 kg of food B has 7 units of fats, 10 units of carbohydrates and 9 units of proteins. सो अब इससे मुझे क्या क्या बन जाएगा, फैट्स के लिए अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स क्या बन जाएंगे, फैट्स के लिए 5x1 फूड 1 के लिए है, प्लस 7 टाइम्स x2 के लिए, फूड बी के लिए. सिमिलरली 15x1 प्लस 10x2, दिस इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स के लिए क्या हो जाएगा, x टाइम्स फूड ए प्लस 9 टाइम्स फूड बी, दैट इज 9x2. अभी इस ये कंस्ट्रेंट्स थोड़ी हुए, अभी इसमें इनइक्वालिटीज़ या इक्वालिटीज़ भी चाहिए. सो अगर आप देखोगे मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन बॉडी में कितना चाहिए वो भी दिया हुआ है. सो वीकली require
मेट, ठीक है। कितना दिया है? फैट्स का 16 है, कार्बोहाइड्रेट्स 25, प्रोटीन्स इज 15 यूनिट्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब क्या? कम से कम उतना वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट मीन्स कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। सो ये जो वैल्यू है 5x1 + 7x2, इससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा। सो दिस शुड कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या वैल्यू है? 16, ठीक है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। 8x1 + 9x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। मतलब मिनिमम 16 होना चाहिए, 16 से ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा। सो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। एंड नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है? ये जो हमने वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स लिए थे x1 x2, वो क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिविटी। सो x1 x2 हमने क्या अज्यूम किया? इट इज़ kg ऑफ फूड, तो किलोग्राम वेट ऑफ एनी फूड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फॉर्म LPP प्रॉब्लम। सो आप क्या करोगे? थोड़ा बहुत आपको वर्ड प्रॉब्लम है सर, स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। स्टेटमेंट लिखो थोड़ा इन रफ, शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा कि x1 x2 क्या है, एटलीस्ट उतना तो लिखना पड़ेगा। देन टेबल फॉर्मेट में डाल दोगे तो भी चलेगा। एंड लास्ट में द LPP इज, ये पूरा मिनिमाइजेशन z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स लिखना है, देन सारे जो कंडीशंस हमने फाइंड आउट किए, कंस्ट्रेंट्स लिखे वो लिखना है, एंड देन नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, सब कुछ लिखना है अच्छे से, ठीक है। देन यू विल गेट 5 मार्क्स। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। So a company is there, it manufactures two products X and Y. Yeah. So there is a company which manufactures two products X and Y. And each unit of product has to go through three machines. Three machines है A B C, तीनों मशीन्स के बारे में लिखा हुआ है। तो सेम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही टेबल फॉर्मेट बनाते हैं। मशीन्स, यहाँ पे मशीन्स लिखते हैं और ये राइट हैंड साइड कॉलम्स में लिखते हैं प्रोडक्ट्स। So which two products are given? X and Y product is given. Okay, and three machines are there, A, B, C. क्वेश्चन रीड करते जाते हैं एंड बनाते जाते हैं, ठीक है। मशीन A कैन बी ऑपरेटेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3000 minutes. मैक्सिमम ऑपरेशन कितना, मतलब हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, विच इज़ गिवन इन minutes. So machine A can be operated for maximum 3000 minutes and it takes 10 minutes of unit 1. Unit 1 का कितना लगेगा? 10 minutes of producing X and 5 minutes of unit 1 for producing for product Y. So 5 minutes लगेंगे Y के लिए. Then machine B can be operated for a maximum of 6000. So 6000 and it takes 5 minutes for unit 1 of product A. एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट X का 5 मिनट्स लगते हैं. 10 minutes of unit 1 for product Y. Machine C can be operated for a maximum of 500 minutes. ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं वो मशीन को. And it takes 1 minute. Sorry, in the question there is a mistake. यहाँ पे 1 आएगा. 1 minute for unit 1 of product X. मतलब X का अगर एक यूनिट बनाना है तो उसके लिए 1 मिनट लगेगा. Y का अगर एक यूनिट बनाना है तो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। देन अभी इसका LPP बनाना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट पर यूनिट
of product X is ₹10. ठीक है, and per unit of product Y is ₹15. We need to form this LPP problem to maximize the profit. So यहाँ पे आप क्या assume करोगे, x1 x2 के फॉर्म में लिखना है या xy के फॉर्म में. सो x1 पहले अज्यूम करना पड़ेगा. x1 क्या अज्यूम करोगे, लेट, अभी यहाँ पे मशीन्स की बात हो रही है, कितना मिनट्स ऑपरेट हो रहा है वो सब की बात हो रही है. सो लेट x1 be the number of units of product x. सो इसको समझने के लिए, जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट बोला है, तो अब प्रॉफिट नहीं लोगे कि x1 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट x. वो मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया है पर यूनिट के हिसाब से, तो आपको यूनिट लेना है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिनिमाइज कॉस्ट करना था, बट हमने कॉस्ट को नहीं लिया था, हमने क्या लिया था, जो पर केजी दिया है. कॉस्ट किस में दिया है, केजी के हिसाब से. सो केजी हमने अज्यूम किया था कि फूड ए का ये इतना केजी है, फूड बी का ये केजी. ठीक है, देन x2 क्या हो जाएगा, x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट y. ठीक है, ना अभी इसमें क्या करना है, LPP बनाते हैं. सो द LPP इज, क्या बोला है, मैक्सिमाइज करना है. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले लिखना है. सो मैक्सिमाइज हो जाएगा z इक्वल्स टू, क्या z लेना है, x प्रोडक्ट कितना है, ₹10 पर यूनिट. अगर मैंने x1 यूनिट्स लिए, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई x1 हो जाएगा. सो 10x1 प्लस क्या करना है, 15, y प्रोडक्ट के लिए 15 बोला है, तो 15x2. ओके, दिस इज मैक्सिमाइजेशन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट. सो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स गिवन, यही कंस्ट्रेंट्स है कि मैक्सिमम ऑपरेशन कितनी देर तक आप वो ऑपरेट कर सकते हो. सो एक्स के लिए अगर ए यूनिट बनाना है, 10 मिनट्स लगेगा एक यूनिट बनाने में. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 5x2. अभी बोला है मैक्सिमम ऑपरेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. सो हाईएस्ट वैल्यू होता है, मतलब उससे कम हो सकता है, बट उससे ज़्यादा ऑपरेट आप नहीं कर पाओगे, वरना मशीन ख़राब हो जाएगी. सो लेस देन इक्वल्स टू 3000. सिमिलरली फॉर मशीन बी क्या हो जाएगा, 5x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6000. Similarly for machine C, x1 plus x2 is less than equals to 500. एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस क्या आ जाएगा, x1 x2 क्या किया हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स अज्यूम किया. सो नंबर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव. सो इधर बाजू में क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 is also greater than equals to 0. So this was the formulation, this is how you formulate LPP problem. Okay, so that's it in this video. With this sum we are ending the unit number 2 permutation, combination and linear programming problem. So अगर आप ये दोनों यूनिट्स कर लोगे, your 20 marks would be confirmed. So that's it in this video. I hope this video was useful for you. If you like this video, then please do like, subscribe my channel for more such videos, and don't forget to share this video with your friends. Thank you.